हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। तो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हम देख रहे थे, इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था रिवोल्ट्स और अपराइजिंग बिफोर 1857। 1857 से पहले होने वाली क्रांतियां, विद्रोह, आंदोलन, उन सभी को हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और यहाँ पे हमने जो भी रिवोल्ट्स यानी जो भी अपराइजिंग आपकी हुई हैं 1857 से पहले, उनको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। पहली आपकी थी रिवोल्ट्स इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। बंगाल और पूर्वी भारत में होने वाले विद्रोह, उसको हमने देख लिया है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आपकी थी पश्चिमी भारत में होने वाले रिवोल्ट्स, विद्रोह, यानी कि वेस्टर्न इंडिया में। इसके बाद आपका था सदर्न इंडिया में होने वाले रिवोल्ट्स, और चौथा आपका है नॉर्दर्न इंडिया में होने वाले जो विद्रोह हैं, यानी कि हम इसको पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कैटेगराइज करते हैं। और हमने पिछले चैप्टर में, जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें हमने पूर्वी भारत और बंगाल में होने वाले रिवोल्ट देख लिए थे। आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? वेस्टर्न इंडिया में होने वाले रिवोल्ट्स और अपराइजिंग बिफोर 1857 इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत में 1857 से पहले होने वाले विद्रोह, क्रांतियां या आंदोलन, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका भील अपराइजिंग यानी कि भील विद्रोह। फिर आपका आएगा वघेरा अपराइजिंग यानी वघेरा विद्रोह। फिर कच्छ रिबिलियन यानी कि कच्छ विद्रोह। फिर आपका आएगा रामोसी अपराइजिंग यानी कि रामोसी विद्रोह। फिर आपका आएगा कोली अपराइजिंग। फिर सूरत साल एजिटेशन आएगा और कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवोल्ट आएगा। ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये रिवोल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भील अपराइजिंग। सॉरी। सबसे पहले हम देखेंगे भील अपराइजिंग। तो देखिए, भील अपराइजिंग बेसिकली आपका कहाँ पे होता है? तो ये रिलेटेड है खान देश से। किससे रिलेटेड है? खान देश से रिलेटेड है। और ये आपका जो वेस्टर्न घाट है यानी कि जो पश्चिमी घाट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि वेस्टर्न घाट में जो है खानदेश, और वहाँ पे ब्रिटिश जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। किसको? वेस्टर्न घाट यानी कि जो आपका पश्चिमी घाट है, उसमें खानदेश नामक एक जगह है जिसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी जिस पे कब्जा कर लेते हैं आपके जो अंग्रेज होते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे आउटसाइडर्स आने लगते हैं खानदेश में। तो इन सब वजहों से जो भील अपराइजिंग होती है, ये सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको याद रखना है, इसमें लीड कौन कर रहे थे? तो लेड बाई आएगा आपका सेवराम। क्या नाम है? सेवराम। लेड बाय सेवराम। और इसका अगर हम देखें कि ये कब कब होता है, तो ये होता है 1818 में, 1818, 1825 यानी कि 1825, आपका 1831 यानी 1831, और 1846 यानी कि 1846। इतनी चीज़ें आपको भील अपराइजिंग में याद रखनी है। देखिए, जितना आपको ज़रूरी है उतना हम ज़रूर बताएंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनको हम स्किप करेंगे, उनको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो भील अपराइजिंग क्यों होती है? क्योंकि वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में जो खान देश है वहाँ पे ब्रिटिश का ऑक्यूपेशन हो जाता है। ब्रिटिश वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते सेवराम यानी कि जो नेतृत्व करता है, ही वॉज द लीडर ऑफ भील अपराइजिंग। तो सेवराम के नेतृत्व में जो है ये भील अपराइजिंग होती है। और ये समय समय पर ये भील विद्रोह होता रहता है। 1818 में होता है, 1825 में होता है, 1831 और 1846 में होता है। 1880, 1825, 1831 and 1846 it was a time period of Bhil uprising. After the Bhil uprising we will discuss the वघेरा uprising. अगली आपकी कौन सी है? वघेरा अपराइजिंग। तो अगर हम देखें वघेरा अपराइजिंग के बारे में, तो ये कहाँ का है ये वघेरा अपराइजिंग? देखिए, वघेरा जो है ये ट्राइब है, ठीक है। वघेरा क्या है? ट्राइब है, यानी कि जनजाति है। और कहाँ की जनजाति है? तो ये है ओखला मंडल के, ठीक है। एक जगह है आपकी ओखला मंडल। क्या है जगह का नाम? ओखला मंडल।
ओखला मंडल एक जगह है जहाँ पे वगेरा जनजाति के लोग रहते हैं और उन्होंने भी इंग्लिश को जो है इंग्लिश के खिलाफ विद्रोह किया था, आंदोलन किया था। द वगेराज ऑफ ओखला मंडल ऑल्सो रिसेंटेड अगेंस्ट द इंग्लिश। तो अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1818 टू 1819, 1818 से 1819 के बीच में ये वगेरा जो आपका अपराइजिंग है वो होता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो द वगेरा इन्वेडेड ब्रिटिश टेरिटरी एंड पीस ट्रीटी वॉज साइंड इन 1820। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो इंग्लिश है वो इसको रूथलेसली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके अपराइजिंग को, इनके रिवोल्ट को, यानी कि दबा देते हैं पूरी तरीके से बर्बरतापूर्वक भील अपराइजिंग में। लेकिन जब हम वगेरा अपराइजिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रीटी साइन होती है वगेरा और ब्रिटिशर्स के बीच में। द वगेराज इन्वेडेड ब्रिटिश टेरिटरी एंड पीस ट्रीटी वॉज साइंड इन नवंबर 1820। तो भैया जो आपके ब्रिटिश जो क्षेत्र थे, ब्रिटिश टेरिटरीज थी, वहाँ पे वगेरा जो ट्राइब्समैन हैं वो अटैक करते हैं, इन्वेड करते हैं और उसके बाद अंग्रेजों को वहाँ पे एक पीस ट्रीटी, एक शांति समझौता करना पड़ता है, जो कि होता है 1820 में। तो वगेरा अपराइजिंग के रिजल्ट के रूप में आपको याद रखना है क्या, एक पीस ट्रीटी। क्या याद रखना है? पीस ट्रीटी, शांति समझौता कब होता है? 1820 यानी कि 1820 में, 1820 के नवंबर में, ठीक है, नवंबर 1820 में आपका होता है वगेरा अपराइजिंग के रिजल्ट के रूप में पीस ट्रीटी बिटवीन वगेरा ट्राइब्समैन और यू कैन से बिटवीन द पीपल ऑफ ओखला मंडल एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये आपका हो गया भील अपराइजिंग और वगेरा अपराइजिंग। इसके बाद हम बात करेंगे द कच्छ रिबिलियन। ठीक है, हम बात करेंगे कच्छ विद्रोह की, कच्छ रिबिलियन की। तो जब हम कच्छ रिबिलियन की बात करते हैं तो उसमें हम दो जगह का नाम लेंगे, एक आपका है कच्छ और एक आपका है काठियावाड़। ठीक है, तो तीसरा आपका है, एज आई सेड इन द इंट्रो लाइन, कच्छ रिबिलियन। So first of all, we should know the time period of Kutch Rebellion. So it was 1819 and 1831, 1819 और 1831 में ये होती है। 1819 and 1831, 1819 और 1831 में आपकी होती है कच्छ रिबिलियन, यानी कि जो आपका कच्छ का आंदोलन होता है। और ये कहाँ पे होता है? कच्छ, जो कि आपको पता है गुजरात में है, कच्छ एंड काठियावाड़, ये दो जगह रिलेटेड हैं, काठियावाड़। ये जो है इस रिबिलियन से, इस विद्रोह से जुड़ी हुई हैं। कॉज की अगर हम बात करें तो इन 1819 द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द कच्छ रूलर भरमल, राव भरमल। तो यहाँ कच्छ के जो रूलर हैं, ठीक है, उनका नाम है राव भरमल, राव भरमल। तो ब्रिटिश जो हैं वो इनको हरा देते हैं, इनको डिथ्रोन कर देते हैं। ठीक है, इनका एक जो इन्फेंट सन है उसके फेवर में ब्रिटिशर्स इसको हरा देते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स राव भरमल को, आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि राव भरमल को ब्रिटिशर्स जो है वो पद से हटा के और उसकी जगह उसके बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। इतनी चीज आपको बेसिकली याद रखनी है। और अंग्रेज जो है वो राव भरमल को हरा भी देते हैं। अब राव भरमल हार जाते हैं, ठीक है, डिफीटेड बाय इंग्लिश। और किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ हिज, इन फेवर ऑफ हिज इन्फेंट सन। इज दैट क्लियर? इन्फेंट सन। अब क्या होगा कि जो कच्छ के जो ट्राइब्समैन हैं, जो कच्छ के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि भरमल को वापस से बनाया जाए किंग। तो जो वो चीफ हैं, कच्छ के जो चीफ होते हैं, मतलब होता है ना कि एक राज्य है उसमें बहुत सारे ट्राइब्समैन हैं, एरियाज हैं, उनके अपने अपने चीफ होते हैं।
तो जो कच्छ के चीफ हैं वो सब जो है वो दे रोज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं। किस लिए? कि भरमल को दोबारा से राजा बनाया जाए। सो इट वॉज द कॉज ऑफ कच्छ रिबिलियन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसी की वजह से कच्छ रिबिलियन होता है। क्यों? क्योंकि राव भरमल को वो वापस से राजा बनाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजों ने हराकर गद्दी से हटा दिया था। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो आफ्टर एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस फेल्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन, द कंपनीज अथॉरिटी वर कंपेल्ड टू फॉलो अ कंसिलेटरी पॉलिसी। इज दैट क्लियर? तो वहां पे वो एक कंसिलिएटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और मतलब कुल मिला के ऐसे समझिए कि अंग्रेज पूरी तरीके से इनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा इनके साथ भी वो शांतिपूर्वक समझौता करने का प्रयास करते हैं, एक सशर्त समझौता जिसको हम कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ये इसका रिजल्ट है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, कब होता है और क्यों होता है, ठीक है। किसके लिए हुआ था? तो ये राजा राव भरमल थे, जिनको डिथ्रोन कर दिया, जिनको अंग्रेजों ने हराकर पद से हटा दिया था, उनके लिए ये होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रामोसी राइजिंग, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? रामोसी राइजिंग, रामोसी अपराइजिंग। जब हम रामोसी अपराइजिंग की बात करते हैं तो ये आपका सबसे पहली बात कहाँ पे होगा? तो ये आपका होगा जो पश्चिमी घाट है हमारा, यानी वेस्टर्न घाट, वहाँ पे ये होगा। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1822 से 1830, 1822 एंड 1839, 1822 एंड 1839 यानी 1822 एवं 1839। 1822 से 1839 नहीं है, 1822 को है तो इसका 1839 है, ठीक है। तो अगर हम कॉज की बात करें, अगर हम इसके कारण की बात करें, सो द कॉजेज ऑफ रामोसी अपराइजिंग वाज an invasion of British into Western Ghats and deposition of Raja Pratap Singh of Satara in 1839। तो देखिए अगर हम बात करें पहले तो जो ब्रिटिशर्स इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है, लगातार, तो कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे। तो पहले उसकी वजह से होता है। कब का? 1822 की अगर हम बात करें, 1839 की अगर हम बात करें तो सतारा के जो राजा हैं, राजा प्रताप सिंह, उनको डिथ्रोन कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया जाता है, देश निकाला जिसको हम कहते हैं, निर्वासन हो जाता है उनके क्षेत्र से। तो उसकी वजह से 1839 में होता है, ठीक। तो 1822 में किस वजह से होता है? ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ ब्रिटिशर्स इन वेस्टर्न घाट्स। अंग्रेजों के पश्चिमी घाट में लगातार दखल देने की वजह से 1822 में आपका रामोसी अपराइजिंग होती है, रामोसी विद्रोह होता है। और 1839 में होता है सतारा के राजा प्रताप सिंह जो हैं उनको देश निकाला कर दिया गया, उनका निर्वासन कर दिया गया, इस वजह से 1839 में होता है। अगर हम इसके लीडर की बात करें तो आपको लीडर का नाम जो याद रखना है वो है चित्तूर सिंह। कौन है? चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह वॉज द लीडर ऑफ रामोसी अपराइजिंग। अच्छा देखिए, लीडर्स होते हैं तो क्या 2-3 भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको याद रखना है, जो ज़रूरी है, वही मेरे नोट्स में शामिल होगा और वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चित्तूर सिंह के बारे में हमने बताया आपको रामोसी अपराइजिंग में। देन वी विल सी द अपराइजिंग। तो क्या होता है? द रामोसीज, द हिल ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट हैड नॉट रिकनसाइल्ड टू ब्रिटिश। देखिए अब क्या हो रहा है कि एक ट्राइब्स रह रही, एक जनजाति है, वहाँ पे लगातार अंग्रेज आते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंटरफेरेंस है वहाँ पे अंग्रेजों का। लेकिन जो ट्राइब्समैन है उनका मेल मिलाप नहीं है अंग्रेजों के साथ में, वो घुले घुले मिले नहीं हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। उनको उनको ना तो ब्रिटिश रूल की आदत है, मतलब उनका ब्रिटिश रूल से भी कोई वो घुले मिले नहीं है, और ना तो जो ब्रिटिश पैटर्न है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, भाई उन लोगों के अपने अलग प्रशासन का तरीका हुआ करता था, फिर ब्रिटिशर साहब उन्होंने अपने तरीके से प्रशासन चलाने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा विद्रोह वहाँ पे होना स्वाभाविक है। तो द रामोसीज, द हिल ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट had not reconciled to British rule and the British pattern of administration. They resented the policy of annexation। यानी कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन लेके चल रहे हैं, मतलब कि कुल मिला के कब्जा कर रहे हैं लगातार अंग्रेज, उसको उसको खिलाफ वो खड़े होते हैं, उसके खिलाफ वो विद्रोह करते हैं।
आफ्टर द अनेक्सेशन ऑफ द मराठा टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश, जब मराठा टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया जाता है, यानी कि जो मराठा के क्षेत्र हैं जब उनको कब्जा किया जाता है, तब चित्तूर सिंह के अंडर में 1822 में, ठीक है, तब चित्तूर सिंह के अंडर में 1822 में 1822 में अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह दे रोज एंड प्लंडर्ड द कंट्री अराउंड सतारा, यानी कि चित्तूर सिंह के नेतृत्व में ये सब एकजुट होते हैं कब, जब मराठा जो है मराठा के क्षेत्र पे अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, when the British annexed the territory of Marathas, then the Ramosis were rose against Britishers under the leadership of चित्तूर सिंह। 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, वो सभी लोग एकत्रित होते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं, आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं। क्यों? क्योंकि 1822 से पहले क्या हुआ, जो मराठा थे उनके क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो चित्तूर सिंह के अंडर में यहाँ पे आंदोलन होता है या ये रामोसी जो विद्रोह है वो शुरू हो जाता है। फिर और वो क्या करते हैं, जो सतारा के आसपास का क्षेत्र है वहां पे लूट करते हैं, ठीक है, ये लोग सतारा के आसपास के क्षेत्र है वहां पे लूटपाट करते हैं। इसके बाद 1825 से 1826 के बीच में एक बार फिर ये राइज होता है। अगर हम बात करें तो 1822 में तो मैं चित्तूर सिंह का देख लिया, फिर एक बार 1825 से 26 के अराउंड भी ये रामोसी जो है वो अपराइजिंग करते हैं, विद्रोह करते हैं। एंड द डिस्टर्बेंसेस continued till 1829। अब यहाँ पे जब 1825-26 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन है आपके लीडर की अगर हम बात करें तो ये है उमाजी नायक। कौन है यहाँ पे अगर हम बात करें लीडर की, ये है उमाजी नायक ऑफ पूना, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो एक और लीडर या सेकंड लीडर की अगर हम बात करें इस 1825-26 के रीजन में, नोट्स प्रॉपर बना के रखिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चाहे यूपीएससी देंगे चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस देंगे, ठीक है, तो कहीं भी कोई चीज़ मिस नहीं करिएगा। और इनको सपोर्टर हैं या हम कहें कि सेकंड लीडर, अगर इनके बाद जो अगले लीडर थे तो वो थे आपके बापू त्रिंबक जी सावंत। कौन थे? बापू त्रिंबक जी सावंत। बाबू त्रिंबक जी सावंत। और ये कब तक चलता रहेगा? 1829 तक चलता रहेगा। फिर अब अगला नंबर आता है 1839 के बारे में, रामोसी में ही। देखिए 1822 हमने समझा कि वेस्टर्न घाट में वो आना और मराठा के टेरिटरी पे कब्जा करना, फिर चित्तूर सिंह के लीडरशिप में सब एकत्रित होते हैं और रिवोल्ट करते हैं, ठीक। इसके बाद हमने देखा 1825-26 में उमाजी नायक ऑफ पूना और उनके सपोर्टर थे बापू त्रिंबक जी सावंत। इनके लीडरशिप में 1825-26 में फिर से जो है ये डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि रामोसी अपराइजिंग होती है और ऐसे छुटपुट होती रहती है 1829 तक। फिर 1839 में जो स्टोरी मैंने बताई कि जो राजा प्रताप सिंह है सतारा के, यहाँ पे अगर हम बात करें तो राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा, राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा। तो राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा जो है, इनका बैनिसमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? बैनिसमेंट। बैनिसमेंट का मतलब होता है निर्वासन या देश निकाला, ठीक है, इनका हो जाएगा बैनिसमेंट। यहाँ पे एच है, आई मिस दैट, बैनिसमेंट, BANISHMENT। बैनिसमेंट होता है, बैनिसमेंट का मतलब होता है कि देश निकाला, यानी कि निर्वासन, यानी कि वो कहाँ के राजा हैं? सतारा के राजा हैं और उनको सतारा से ही बाहर निकाल दिया गया। तो उनको डिपोजिशन किया गया, यानी कि उनको गद्दी से हटा दिया गया, उनकी पोजीशन से हटा दिया गया और साथ ही साथ उनको जो है उनके क्षेत्र से सतारा से बाहर निकाल दिया गया। तो जब ऐसा चीज़ होता है तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो उनके अंग्रेजों के खिलाफ आके खड़े होंगे ही होंगे। तो इसलिए 1839 में ये रिवोल्ट या ये अपराइजिंग
दोबारा से होती है, ठीक है। और यहाँ पे राजा प्रताप सिंह के किसके सपोर्ट में होती है, ठीक। तो ये हो गया 3, और ये कब तक चलता रहता है, 1841 तक आपकी, 1841 तक आपका रामोसी अपराइजिंग जो है वो चलता रहता है। तो ये हो गया बेसिक आपके रामोसी अपराइजिंग के बारे में। इसमें आपको लीडर याद रखना है कि 1822 में लीडर है चित्तूर सिंह, 1825 से 26 में लीडर है आपके उमाजी नायक ऑफ पूना, और उनके सपोर्टर हैं बापू त्रिम्बक जी सावंत। इसके बाद अगर हम देखें 1839 में, तो राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा जो है उनका बनिशमेंट होता है, यानी उनका देश निकाला हो जाता है, उनको पद से हटा दिया जाता है। तो उसके खिलाफ फिर लोग खड़े होते हैं। तो ये हो गया आपका रामोसी अपराइजिंग। इसके बाद जब हम देखते हैं तो अगला आपका आएगा कोली अपराइजिंग। क्या आएगा, कोली अपराइजिंग। नेक्स्ट आपका है कोली अपराइजिंग। आज थोड़ी स्पीड स्लो होगी बिकॉज आई हैव सम पेन इन माई थ्रोट, बट आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड द लेक्चर, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। तो कोली अपराइजिंग है। कोली कहाँ का है, कहाँ का एरिया है, मतलब अगर हम कोली अपराइजिंग की बात करें तो ये कहाँ होती है, तो ये आपकी होती है गुजरात में। कोली अपराइजिंग गुजरात। सो द कोली ट्राइब्समैन रोज अगेंस्ट द इंग्लिश रूल, द कंपनी हैड डिस्ट्रॉयड देयर फोर्ट्स एंड डिवाइज्ड न्यू टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉजिंग वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए होता क्या है कि पहली चीज तो अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये वापस से वही 2-3 बार में, मतलब अलग अलग टाइम पे होता है, क्योंकि कोली जो है वो ट्राइब्समैन है, जनजाति है गुजरात की। तो जब भी कोली ट्राइब जनजाति या कोई रिवोल्ट करेगी, कोई अपराइजिंग करेगी, तो उसे हम कोली अपराइजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो मे बी एक बार में भी हो सकती है, या हो सकता है उन्होंने आज किया, आज से 5 साल बाद फिर से कोली ट्राइब्समैन आके खड़े हो गए। तो ये इसका मतलब होता है कि टाइम टाइम पे भी हो सकती है, एक टाइम पे और एक बार में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोली अपराइजिंग वो 3 बार में होती है। तो एक आपका है 1824 से 29, टाइम पीरियड याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा आपका आता है, वो आपका है 1839, यानी कि 1839, और एक आपका आएगा 1844 टू 48, 1844 से 1848। ये 3 टाइम पीरियड हैं किसके, कोली अपराइजिंग के। कोली अपराइजिंग या सॉरी कोली ट्राइब्समैन कहाँ के हैं, तो कोली ट्राइब्समैन आपके गुजरात के हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। और इसका कॉजेज क्या था कि जो कंपनी थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि जो कोली ट्राइब्समैन थे उनके किलों को तोड़ दिया, और उनकी मतलब कुल मिला के कोलियों को, जो कोली ट्राइब्समैन थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उनकी सेना नष्ट कर दी। तो अब क्या होगा, जब उनके किले वगैरह टूट गए, उनकी सेना ही हटा दी, उन्होंने डिसबैंड कर दी, तो अब क्या होगा कि जो कोली लोग थे वो हो गए अनएम्प्लॉय, ठीक है, बेरोजगार। अब भाई कोई सेना था, कोई किसी पद में था, ठीक है, कोई सेना में किसी पद पे था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पद पे था। अब जब आके आप वहाँ पे कब्जा कर लेंगे तो वो लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए वो लोगों ने रिवोल्ट किया था, लोगों ने अपराइजिंग की थी, ठीक है। तो ये था आपका कोली अपराइजिंग। इसके बारे में और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ईयर याद रख लीजिएगा और जगह याद रखिएगा कि कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं सूरत साल्ट एजिटेशन, यानी कि सूरत नमक आंदोलन। नमक सत्याग्रह नहीं है, सत्याग्रह तो बापूजी से जुड़ा हुआ, ये है नमक आंदोलन, सूरत नमक आंदोलन। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसमें थोड़े से फैक्ट 2-3 मिलेंगे, अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। तो आइए समझते हैं क्या कहता है सूरत साल्ट एजिटेशन। तो अगर हम कॉज की बात करें तो इन 1844 द इंग्लिश कंपनी रेज्ड द साल्ट ड्यूटी फ्रॉम 50 पैसे टू 1 रुपी, कॉजिंग ग्रेट डिसकंटेंट अगेंस्ट द कंपनी। तो 1844 की यहाँ पे बात हो रही है, 1844 की। तो इस समय जो सॉल्ट ड्यूटी थी, यानी कि जो नमक पे कर था, नमक पे जो टैक्स था, वो हुआ करता था 50 पैसे। क्या हुआ करता था,
50 पैसे हुआ करता था, 50 पैसे नमक कर हुआ करता था, और उसको बढ़ा के इसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इंक्रीज टू 1 रुपी। जो नमक कर था उसको 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दिया गया, जिसके विरोध में ये सूरत साल्ट एजिटेशन यानी कि सूरत नमक आंदोलन जो था वो किया गया था। क्योंकि नमक कर को बढ़ा के कितने से कितना किया गया, तो 50 पैसे से बढ़ा के 1 रुपए किया गया। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद क्या होगा कि कंपनी को आखिर में इस आंदोलन के चलते जिन्होंने 1 रुपए बढ़ाया था उसको वापस से घटाना पड़ता है। जो सॉल्ट ड्यूटी है वो वापस से उनको रोल बैक करनी पड़ती है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू रोल बैक द रेज इन सॉल्ट ड्यूटी। जो भी उन्होंने बढ़ाया था उसको वापस उन्हें करना पड़ेगा। इन 1848 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बंगाल स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विच हैड टू बी ड्रॉन आफ्टर पॉपुलर प्रोटेस्ट। तो इसी तरीके से 1848 में जो बंगाल है वहाँ पे मतलब 1848 में बंगाल स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यानी कि भार के और मापन के जो बंगाल मानक हैं उनको लेके आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट 1848 में। उसको भी कुछ प्रोटेस्ट के चलते उन्हें वापस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था यहाँ पे कि जैसे ये आपका सूरत सॉल्ट एजिटेशन हुआ था नमक कर को लेके, वैसे ही 1848 में भी आपका आंदोलन होता है। क्योंकि जो बंगाल मानक हैं मेजर्स के यानी कि मापने के जो बंगाल मानक हैं, बंगाल में आपके स्टैंडर्ड हैं, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि बाद में उसको भी वापस लेना पड़ता है। ये था 1848 के बारे में। अब आपका जो लास्ट आपका वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें अपराइजिंग या रिवोल्ट है, तो वो आपकी कोल्हापुर से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? कोल्हापुर से रिलेटेड है। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं सावंतवादी। क्या बोलते हैं? ये सामंतवादी नहीं है, सावंतवादी। SAVANTVADY सावंतवादी रिवोल्ट। देखिए इसमें इन सब में कुछ खास नहीं है। सावंतवादी रिवोल्ट्स में एक्चुअली इसके कई प्रोमिनेंट अगर हम बात करें प्रोमिनेंट रिवोल्ट्स इसके, तो इसे भील अपराइजिंग भी इसी का एक हिस्सा है। 1818 का भील अपराइजिंग भी इसका हिस्सा है। ठीक है, कित्तूर अपराइजिंग लेड बाय 1824 भी इसमें आएगा। अगर हम इसमें बात करें सावंतवादी रिवोल्ट्स में, तो आपका इसी से जुड़ा हुआ है 1841 का 1824 का कित्तूर अपराइजिंग। 1824 कित्तूर अपराइजिंग ये भी इससे जुड़ा हुआ है। और कित्तूर अपराइजिंग में अगर हम बात करें लीडर की, तो इसके लीडर थे चिन्नवा। कौन थे? चिन्नवा। चिन्नवा। ठीक है, और इसी तरीके से था आपका 1841 का सतारा अपराइजिंग। 1841 का सतारा अपराइजिंग। इसी तरीके से आपका था 1844 में गडकर रिवोल्ट ऑफ गडकरीज। 1844 रिवोल्ट ऑफ गडकरीज। ये ईयर याद रखिएगा सारे। रिवोल्ट ऑफ गडकरीज। तो 1844 गडकरी से हो गया, 1841 सतारा हो गया, 1824 कित्तूर हो गया। याद रहेगा ये चीज। तो इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका था रिवोल्ट ऑफ गडकरी। कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? रिवोल्ट ऑफ गडकरी। क्या होता है? इन 1844 एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन वाज कैरीड आउट causing widespread dissatisfaction amongst the Gadkaris. The Gadkaris, a hereditary military class, has been disbanded. As a result, they faced with unemployment and therefore rose in revolt against the company. A similar issue caused a revolt in Savantwadi. तो जो गडकरी हुआ करते थे ये पीढ़ी दर पीढ़ी
सेना में शामिल थे, मतलब ऐसे अगर मैं सेना में शामिल हूँ तो मेरा बेटा जो है वो सेना में स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सेना की सेवा करते आ रहे थे, और जब इन लोगों को डिसबैंडेड कर दिया गया, इनको उस सेवा से हटा दिया गया, तो ये हो गए बेरोजगार, और इसलिए इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और यही सेम चीज़ आपका जो है वो सावंतवादी रिवोल्ट है। तो सावंतवादी रिवोल्ट के आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कॉज इसका क्या होगा, क्योंकि बेरोजगार हो गए, उनको सेना से हटा दिया गया, इसलिए उन्होंने सेना के खिलाफ विद्रोह किया। इसमें गडकरी का रिवोल्ट, गडकरी जो लोग हुआ करते थे, उनका रिवोल्ट था 1844, सतारा की अपराइजिंग हो जाएगी 1841, और कित्तूर की अपराइजिंग हो जाएंगी 1824, यानी कि 1824। तो ये हुआ आपका वेस्टर्न इंडिया यानी कि पश्चिमी भारत का जो भी आपके रिवोल्ट थे 1857 से पहले के, वो कंप्लीट हो गए। और आज आपका डेट था, डेट है आपकी 15 फरवरी, 15 फरवरी, एंड 16 फरवरी को यानी कि 16 फरवरी 2023 को जो आपका ये रिवोल्ट्स बिफोर 1857, क्योंकि अभी आपका बचा है सदर्न इंडिया के जो रिवोल्ट्स हैं 1857 से पहले के, 1857 से जो पहले के आपके सदर्न इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के रिवोल्ट्स बचे हैं, और आपके जो नॉर्थ इंडिया है उसके रिवोल्ट्स बचे हैं। तो इन दो के दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट्स हैं। देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ रिवोल्ट्स इन दीज टू कैटेगरीज। तो 16 फरवरी को आपकी दोनों कैटेगरीज कंप्लीट हो जाएंगी, उसके लिए चाहे वो 1 घंटे का लेक्चर हो, चाहे वो 1.5 या 2 घंटे का हो जाए, लेकिन हम 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी को हम उसे कंप्लीट कर देंगे। और 17 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी शुरू होती हैं। और 1857 से ही आपका मोस्ट प्रॉब्ली जो मेंस है, क्योंकि अगर आप मेंस का सिलेबस देखो तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है हिस्ट्री के पोर्शन में पहली लाइन में ही कि फ्रॉम द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 के लगभग बीच, मतलब 18 लगभग 1850 से ही जो है आपकी वो हिस्ट्री मेंस वाली भी, मेंस के सिलेबस की शुरू होती है। उससे पहले की जो आर्ट एंड कल्चर के रूप में आ सकती है, आपके लिटरेचर आ सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो वो आपकी 19th सेंचुरी के मिड से शुरू होती है, यानी 1850 के अराउंड शुरू होती है। तो यहाँ से जो हम आपको 17 से शुरुआत करेंगे, 17 फरवरी 2023 से जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पे हम प्री प्लस मीन्स को प्रॉपर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं, जो हमारे लेक्चर्स को रेगुलर देख रहे हैं, वो अपने नोट्स मुझे शेयर करें। मेरे जो नंबर मैं हमेशा हर वीडियो में देता आया हूँ, फिर से मैं नंबर अभी यहाँ लिख देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। तो आप लोग अपने नोट्स शेयर करेंगे, मीन्स कि अगर आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसका अगर कुछ आंसर राइटिंग करते हैं, आप उसमें कुछ सजेशन चाहते हैं तो आप उसको भी भेज सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा बूस्टअप करना होगा। मैं भी अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी सारे मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है। आई डोंट थिंक कि मुझे रिकवर होने में कोई बहुत ज़्यादा समय लगेगा। प्रॉपर मैं अपनी स्पीड में वापस आऊँगा, और मार्च से हम जो है, मेरी कोशिश रहेगी कि मार्च के फर्स्ट वीक तक मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करके, और फिर हम फर्दर आपका पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट, इन सब सब्जेक्ट्स पे आगे बढ़ें, और जल्दी से जल्दी 2024 के एग्ज़ाम के पहले हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दें। और बीच में हम एक समराइज्ड एक रिवीजन सीरीज भी लेके आएंगे, जिसमें आपका जैसे यूपी पीसीएस अगर आपको 2023 का देना है, या आपको 2023 का यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें जो जनरल स्टडीज़ का एक लिमिटेड टाइम में कम समय लगाकर और ज़्यादा आप चीज़ें कंसोलिडेट कर सकें, ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर रख सकें, मतलब याद रख सकें, तो उसके लिए भी हम एक सीरीज़ लेके आएंगे। सारी चीज़ों में हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग जुड़े रहें और हमारे चैनल के साथ, और लोगों से शेयर भी किया करें। एनीवेज ज़्यादा बोलने में मैं भी कैपेबल नहीं हूँ। मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, आप लोग इसके बाद जो भी क्वेरीज हुआ करें आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं लगेगी, डेफिनेटली वो कॉल के लिए नंबर नहीं है। नंबर नोट कर लें, तो नंबर है 8368616092, 8368616092। इस पे टेलीग्राम अकाउंट भी है, व्हाट्सएप अकाउंट भी है। कोई क्वेरी होने पे आप सीधे मैसेज कर सकते हैं। सबके रिस्पांस एट ए टाइम नहीं होता, कभी किसी का पहले होता है, कभी किसी का बाद में होता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस पड़े रहते हैं। तो प्लीज़
ट्राई टू कॉपरेट। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। नोट्स अभी इस लेक्चर के फ़िलहाल अभी आपको फरवरी में आई डोंट थिंक कि आपको नोट्स ज़्यादा मिल पाएंगे, क्योंकि आई हैव सम वर्क अपार्ट फ्रॉम दिस। तो फरवरी में थोड़ा सा बिजी हैं। मार्च में आपको कंप्लीट नोट्स भी सारे मिल जाएंगे, जो भी लेक्चर्स हो चुके होंगे और जो आगे होते रहेंगे। लिंक आपको हर वीडियोस के लिंक में पिछले आप जाएंगे तो आपको नोट्स के लिंक मिल जाया करते हैं। इसके भी इस वीडियो का भी लिंक, अगर आप इस वीडियो को मार्च में देख रहे हैं या मार्च के बाद देख रहे हैं, मार्च 2023 में अगर देख रहे हैं या उसके बाद, तो इसका भी लिंक आपको उस समय तक मिल चुका होगा। ठीक है, एनीवेज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।